हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे विज्ञान में प्रकाश वाला लेसन। उसके अंदर ने अपन ने पढ़ ली थी कल की क्लास में, जैसे अपन ने पढ़ा था क्या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते, प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था। और उसके साथ ही उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग पढ़े थे। आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो पेपर में लगभग चांस है कि यही आए, दर्पण सूत्र। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और इस क्लास में अपन क्या पढ़ते, इस क्लास में पढ़ते अपन दर्पण सूत्र। ये दर्पण सूत्र 1 नंबर में भी आ सकता है और ये दर्पण सूत्र 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको अच्छे से समझना है दर्पण सूत्र। पहले तो मैं यहाँ लिख दूं, मैंने हालांकि पीछे भी बताया था कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। पहली बात तो आपको वो कह देगा दर्पण सूत्र लिखिए 1 नंबर का, तो ये 1/f बराबर 1/v a प्लस 1/u लिखना है। वो आप कह देगा u v और f में संबंध लिखिए, तो भी यही है, u v और f में संबंध यही है। आपको ऊपर लिख देगा u निम्न में से सत्य है, और इनको ही आगे पीछे करके कहीं प्लस माइनस लगा के 4 कंडीशन बना देगा। आपको उसमें से सत्य कथन छांटना है। तो आप समझ लेना कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा, वो ही सही होगा, क्योंकि यही दर्पण सूत्र होता है। इसको ध्यान से समझना, मैं इसको पूरा प्रूफ करता हूं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे होता है। मैं यहाँ पे लिख दूं, अभी तो ना काम नहीं आएगा, आगे काम आएगा। मैं यहीं पे लिख देता हूं। एक लेंस सूत्र भी होता है, आपको याद हो जाएगा साथ साथ में। लेंस सूत्र होता है ये सेम ही है, UVF में संबंध होता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है वो। ये ध्यान रखना है आपको कि वहां पे 1/v और 1/u के बीच में माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है प्लस। ये भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है। आपको कह देगा निम्न में से सत्य, ये भी लिख देगा और ये भी लिख देगा, तो आपको उत्तर में दे देगा ए और बे दोनों ही सही है, तो आपको दोनों ही सही मान रहे हैं। यूवीएफ में दोनों ही संबंध होते हैं, ये दर्पण के लिए होता है और ये लेंस के लिए होता है। परंतु प्रूफ करने के लिए आएगा दर्पण सूत्र 5 नंबर में, तो यही आएगा दर्पण सूत्र प्लस वाला ही, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है। ये अपने सिलेबस के अंदर सिद्ध करना नहीं है, सूत्र याद रखना है कि ये सूत्र होता है। तो मैं उस दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण लेके समझाता हूं, कर उसको अपन उत्तल दर्पण लेके भी कर सकते हैं, परंतु अपनी किताब के अंदर अवतल दर्पण लेके कर रखा है, तो मैं उसी का अनुसरण करते हुए मैं उसी हिसाब से अवतल दर्पण लेके करता हूं। तो देखना, मैं एक अवतल दर्पण बना देता हूं यहाँ पे। ये अवतल दर्पण है ऐसा कि अपन जानते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये इसका ध्रुव होता है, ये मुख्य अक्ष होती है इसकी, ये ध्रुव इसका मुख्य अक्ष। यहाँ पे इसके कहीं पर भी C होता है और यहाँ कहीं इसका क्या होता है, F होता है। अब मैं क्या करूं, प्रकाश की किरण को, मेरी मर्जी है कहीं रख दूं, मैं प्रकाश की किरण को यहाँ पे रख दूं। कहाँ रखा मैंने, C से परे, या मैं कह सकता हूं C और अनंत के बीच में रखा। C और अनंत के बीच में रखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा, क्योंकि C वाले का C वाले पे ही बनता है। तो फिर ये थोड़ा सा इधर है तो थोड़ा सा इधर बन जाएगा, C और F के बीच में। कैसे बनेगा देखो, एक तो प्रकाश की किरण आएगी ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, और आपको पता है ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। पहली बात तो ये पता है, ठीक है। दूसरी, ये मुख्य फोकस से आएगी प्रकाश की किरण और मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये लो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, प्रतिबिंब ये यहाँ पे बनेगा। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख दूँ, ये C यहाँ पे है, ये प्रतिबिंब बन गया इसका, क्योंकि दोनों किरणें यहाँ पे टकराई, तो ये प्रतिबिंब और ये क्या हो गया, बिंब हो गया। बिंब को मैं लिख दूँ क्या, PQ से लिख दूँ, और इसको लिख दूँ मैं किससे, P' और Q' से। ये F है ही, ये O है ही, इसको लिख दूं मैं क्या, L, और इसको क्या लिख दूं मैं, M लिख दूं। ये तो सिंपल सा चित्र हो गया, कब वस्तु अनंत व C के मध्य हो तो इस हिसाब से प्रतिबिंबनता, इतना सा अपने को पता है, ठीक है। इतना सा पता है तो इसको ही लेके चलते हैं अपन। मैं देखो पहले क्या करता हूं, आपको दिख रहा होगा एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज लेके चलता हूं, क्योंकि 2 त्रिभुजों से ही काम होगा इनका। कैसे होगा वो अभी देखते हैं। देखो त्रिभुज QPF और दूसरा कौन सा, OFM,
ये दो त्रिभुज लेता हूं और देखो चलते हैं। आप लिखने में लिख सकते हो कि यहाँ पे यू प्रतिबिंब दूरी है, यू बिंब दूरी है, वी प्रतिबिंब दूरी है, एफ फोकस दूरी है, वो सारा अपन लिख देंगे। मैं सिर्फ पहले मानने के लिए क्या कर दूं, ये बिंब है यहाँ से यहाँ तक, मैं पहले बिंब दूरी को ए से लिख दूं, बाद में अपन लिखेंगे ए को वी बना देंगे बिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं बी मान लूँ, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी को बी मान लिया। और यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी होती है, इसको क्या मान लूँ मैं, सी मान लूँ। इतना सा एक बार मान लूँ। तो देखना क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, मैं सीधा सवाल पे चलता हूँ, बाकी लिखने वाली बात है आप लिख सकते हो। मैं दो त्रिभुज लेता हूँ, दो त्रिभुज कौन कौन से लेता हूँ, देखो एक तो ये लेता हूँ क्यू पी एफ, एक तो त्रिभुज कौन सा ले लेता हूँ, क्यू पी एफ। वह दूसरा त्रिभुज ले लेता हूँ क्या, ओ एफ एम। नाम आप भले कैसे लिख दो, त्रिभुज ओ एफ एम से। गणित के अंदर अगर ऐसा लिखते हो तो गलत हो जाता है, नहीं तो आप इनमें कैसे भी नाम लिख दो एक बार भले। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर देखो, आपको पता होगा ये और ये दो किरणें आपस में, ये दो किरणें नहीं, एक तो ये किरण है और एक ये किरण है, ये दोनों आपस में ऐसे टकरा रही है। जब ऐसे काटती है तो यहाँ वाले दोनों कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों के सिर देखो एक ही जगह बंधे हुए हैं। जब ऐसे दो क्रॉस होते हैं उनके बीच में ये कोण होते हैं, ये शीर्षाभिमुख होते हैं। ये वाले भी क्या है, शीर्षाभिमुख है दोनों कोण। तो ये कोण बराबर है, मैं लिख सकता हूँ, इस कोण का नाम लिखूं तो कोण का नाम कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा पी एफ क्यू, या ऐसे लिख सकता हूँ क्यू एफ पी। जो कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है। ये और ये कोण बराबर होंगे तो इन दोनों के नाम लिख दो। मैं इसमें लिख दो त्रिभुज से कि कोण कौन सा, कोण ये लिख दो क्यू एफ पी, क्यू एफ पी बराबर होगा कोण किसके, इसका नाम लिख दो ओ एफ एम के, कोण ओ एफ एम के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका कारण लिख दो कि ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। पहली बात तो ये। दूसरे देखो इसके अंदर कौन से कोण बराबर होंगे, दूसरे आप ऐसे देखो तो देख लो, ये और ये दो समांतर रेखाएं, इनके बीच में ये एक तिर्यक रेखा है। तो इधर और इधर बनने वाले कोण देख लो, भले 90 ये एकांतर कोण होंगे, नहीं तो ये देख लो यहाँ से ये और ये दोनों क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ये वक्रित भाग होते हैं, पर इसका बहुत छोटा सा भाग लेते हैं, जिससे यह क्या लगने लग जाते हैं, समतली। जैसे ये देखो कि पृथ्वी है, पृथ्वी अपन जानते हैं पृथ्वी गोल होती है, पर अपन जहाँ पे रह रहे एक छोटे से भाग पर रह रहे हैं पृथ्वी के, जिस छोटे से भाग पर रह रहे क्या वो वक्रित गोल दिख रही है अपने को, यहाँ से तो अपने को समतल दिख रही है ना। तो फिर ये क्या होते हैं, ये एक बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा ही भाग होता है जो समतल ही दिखाई देता है, लगभग यहाँ से समतल ही होता है। तो फिर ये 90 का, तो ये भी कितने का, 90 का। तो मैं लिख सकता हूँ ये और ये कोण बराबर है, तो क्या लिखूँ, देखो इसका नाम क्या लिखूँ, क्यू पी एफ। कोण क्या लिखूँ, क्यू पी एफ बराबर होगा किसके, एम ओ एफ के। ये लो कोण एम ओ एफ के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका कारण लिख दो, क्यों, ये समकोण है। तो ये दो जब कोण बराबर हो जाते हैं तो ए समरूपता नियम लग जाता है, आपको गणित से पता होगा। ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज कौन सा, क्यू पी एफ बराबर समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ओ एफ एम के। अब देखो ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो अपन जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उनका अनुपात समान होता है। तो देखना इनका अनुपात समान कर दो, इनकी भुजाओं का। संगत भुजा कौन सी, इसकी ये क्यू पी ले तो इसकी ओ एम लेनी पड़ेगी। इनका अनुपात कर दो, देखो या ऐसे लिख दो कि इसकी पी क्यू और उसकी ओ एम का अनुपात, इसकी पी क्यू और इसकी ओ एम का अनुपात। और इसकी कौन सी भुजा ले लो, ये ले लो इस त्रिभुज की कौन सी, पी एफ, और उसकी कौन सी ले लो, उस त्रिभुज की ओ एफ। ये लो ओ एफ ले सकते हैं ना, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती होनी चाहिए। ये और ये भी समानुपाती होगी, आगे लिख सकता हूं पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने, इसलिए मैंने ये दो ही लिखी कि पी क्यू बट्टे ओ एम, पी क्यू और ओ एम का अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो यहां से देखना कैसे लिखूं। आपको पता है ये और ये दोनों समांतर है, क्योंकि मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण।
तो फिर जितनी दूरी यहाँ से होगी उतनी दूरी यहाँ पे होगी ना, होगी सिंपल सी। तो क्या मैं इस पी क्यू को इस ओ एल के बराबर में लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि पी क्यू बराबर है किसके? ओ एल के, है बराबर। तो फिर यहाँ से पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो पी क्यू को मैं लिख दूँ ओ एल, या पी क्यू को ओ एल ना लिखें। देखो यहाँ से ये भी दोनों बराबर है, कौन कौन सी? देखो ये ओ एम है और ये क्या है? पी डेस क्यू डेस है, क्योंकि ये भी दोनों आपस में समांतर है। समांतर आने वाली मुख्य फोकस से जाती है या मुख्य फोकस, ये और ये भी दोनों समांतर है। तो क्या मैं इस ओ एम की जगह यहाँ से ये पी डेस क्यू डेस लिख सकता हूँ? क्योंकि पी क्यू आ जाएगी, पी डेस क्यू डेस आ जाएगी। तो मैं वहाँ से वो ना लिख के मैं लिख सकता हूँ कि ओ एम के बराबर कौन है? पी डेस क्यू डेस। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख दूँ कि ओ एम के बराबर में कौन है? पी डेस क्यू डेस। क्यों है? यहाँ कारण लिख देंगे, क्यों? क्योंकि ये लिख सकता हूँ मैं क्यू डेस एम और कौन सी? पी ओ जो समांतर है, ऐसे लिख दूँ क्यू डेस एम समांतर है किसके? ओ पी के। और समांतर होगी तो उनके बीच की कहीं से भी माप लो, दूरियां बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं देखो ये पी क्यू तो पड़ी बट्टे में, ओ एम की जगह क्या लिख दूँ? मैं लिख दूँ पी डेस क्यू डेस बराबर में। इनको और चेंज करता हूँ, देखना पी एफ जो है, देखो पी एफ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक अपने पास में, यहाँ देखे तो कोई माप नहीं है, परंतु यहाँ से यहाँ तक देखे तो माप है अपने पास में ए। और अगर इसमें से मैं इसको हटा दूँ तो क्या ये नहीं बच जाएगी? देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये P बिंदु है, ये F बिंदु है और ये O बिंदु है। क्या मैं इसको पूरी को ऐसे लिख सकता हूँ? मुझे तो PF निकालनी है ना, ये लो मुझे तो PF निकालनी है क्योंकि वहाँ पे PF है। क्या ये OP में से OF घटाने से नहीं आ जाएगी क्या? कैसे? देखो इस पूरी OP में से ये OF हटा दूँ तो क्या ये PF नहीं बचेगी? तो लिख सकता हूँ ना PF को OP माइनस OF। तो इस PF को क्या लिख दूँ मैं? PF को लिख दूँ OP माइनस OF। बट्टे में क्या पड़ा है? OF पड़ा ही है। वो तो देखो यहाँ से पड़ा P डेस Q डेस बट्टे में PQ, बट्टे में क्या पड़ा? P डेस Q डेस पड़ा बराबर में OP माइनस OF। OP देखो यहाँ से यहाँ तक OP क्या मान रखी है अपन ने? A, और OF क्या मान रखी है? C। तो OP तो जो है वो A मान रखी है, OF क्या मान रखी है? C, और बट्टे में क्या है? C। इसको समीकरण 1 देके यहाँ छोड़ दो, ये आगे काम आएगी। पहली बात तो ये ध्यान रखो। दूसरा देखो क्या आएगा। दूसरा मैं क्या लिखता हूं? दूसरा एक और त्रिभुज लेता हूं। देखो त्रिभुज कौन सा? ये और ये ले लिए, इनको मिटा दूं। अब की बार त्रिभुज कौन सा ले? एक ये ले और एक ये ले, ये दोनों ले, क्योंकि बिंब के साथ में ये ले लिया, अब प्रतिबिंब के साथ में ये ले लूं। तो त्रिभुज कौन सा लूं? पी डेस क्यू डेस एफ, ये लिख दो पी डेस क्यू डेस एफ। वह त्रिभुज कौन सा? ये वाला ओ एल एफ लिख दो, त्रिभुज ओ एल एफ से। वो सेम ही कहानी, ये और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, क्योंकि ये भी ऐसे बन रहे, दोनों शीर्षाभिमुख होंगे। तो इसका नाम लिख दो, तो पी डेस एफ क्यू डेस, ये लो कोण पी डेस क्यू, पी डेस एफ क्यू डेस, पी डेस एफ क्यू डेस बराबर में इसका नाम लिख दो। तो मैं लिख सकता हूँ ओ एफ एल या एल एफ ओ, ओ एल ओ एफ एल लिख देता हूँ। ये लो कोण ओ एफ एल बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये लो शीर्षाभिमुख कोण हो गए। दूसरा मैं लिख सकता हूं जैसा उसमें लिखा था, ये और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? समकोण होंगे। तो फिर इसका लिख सकता हूं एल ओ एफ, और इसका लिख सकता हूं पी डेस कौन सा? एफ पी डेस क्यू डेस। तो मैं लिख सकता हूं एफ पी डेस क्यू डेस बराबर है किसके? एफ ओ एल के, एफ ओ एल के। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण हैं? ये समकोण है। ठीक है भाई, वो सेम ही ए समरूपता नियम से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। पी डेस क्यू डेस एफ, ये समरूप का चिन्ह होता है ऐसे, और त्रिभुज क्या हो जाएगा? ओ एल एफ के। हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसकी ये भुजा ले लो तो इसकी ये लेनी पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? ऊपर इसको लिख दूँ क्या? ओ एल को, और नीचे इसको कैसे भी लिख देना भली। ओ एल को लिख दो ऊपर, देखो ओ एल, इसके बट्टे में किसको लिख दो? इसको पी डेस क्यू डेस। इसको क्यों लिखा? क्योंकि मुझे उसके जैसा बनाना है जो पहली समीकरण आई, तो ऐसा लिख दिया मैंने। पहले इसकी और इसकी ले ली, तो अब की बार इसकी और इसकी ये ले लो। इसकी ये ओ एफ, ये लो इसकी ओ एफ, और इस त्रिभुज की कौन सी? पी डेस एफ, ये लो भी पी डेस एफ।
वो सेम ही बात यहाँ से OL किसके बराबर है, PQ के, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं, बीच की दूरी बराबर होगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि चूंकि OF जो है वो किसके बराबर होगी, OF नहीं, OL जो है वो किसके बराबर होगी, PQ के बराबर होगी। ये लो PQ के बराबर। तो यहाँ से लिख दो ये PQ बट्टे में ये क्या लिख दो, P डैश Q डैश और बराबर में। फिर से यहाँ से देखो OF तो अपने को पता है, यहाँ से यहाँ तक पड़ी, ये C पड़ी, इसको तो C लिख दूँ बट्टे में। P डैश F को क्या लिखूँ, P डैश F अपने पास है ही नहीं, तो मैं वो सेम ही कहानी यहाँ करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखता हूँ ये P डैश और ये O, और इसके बीच में कौन स्टेशन बनता है, F। ये F और ये P डैश O, P डैश O तो है मेरे पास में B और ये पड़ी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, किसको, P डैश F को, इस OP डैश में से, इस OP डैश में से इस OF को माइनस कर दूं, इस OF को माइनस कर दूं तो वो बच जाएगी ना। तो मैं इस P डैश F को क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख दूं मैं कि P डैश F को मैं लिख क्या सकता हूं, यहाँ से P डैश F को लिख सकता हूं क्या, OP डैश माइनस OF। और यहाँ से OP डैश देखूँ ना तो OP डैश मेरे पास में क्या है, B है, माइनस OF क्या है, यहाँ पे OF क्या है, C है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ B माइनस C, ये यहाँ पे पड़ा तो ये लिख दिया मैंने। अब देखना यहाँ से दोनों समीकरणों से ये 2 नंबर समीकरण दे दूं। एक में 2 से देखे तो इधर वाला भाग जो इसका लेफ्ट साइड वाला भाग है वो दोनों का दोनों बराबर है, तो राइट वाले भी बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से लिख दूँ क्या, यहाँ से लिख दूँ समीकरण 1 व 2 से, तो फिर उसके बराबर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस सी बट्टे सी, क्योंकि एक में ये है, और बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा, C बट्टे B माइनस सी। अब यहाँ से अगर क्या कर दूँ मैं, इसको तिरछी गुणा कर दूँ, इसकी तिरछी गुणा करवा दूँ तो C इंटू सी, तो यहाँ C स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपस में गुणा हो जाएंगे A माइनस सी, और गुणा हो जाएगा किससे, B माइनस सी से। तो देखना वो तो C स्क्वायर पड़ा, पहले A की इन दोनों से करवा दूँ, A की B से करवा दूँ तो AB, और A की C से करवा दूँ तो माइनस की AC। फिर इसके इससे करवा दूँ तो माइनस का BC, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये C स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो इधर C स्क्वायर प्लस का, ये उधर जाके माइनस का कट जाएंगे, ठीक है। ये AB तो यहीं पे पड़ा, ये दोनों माइनस के इनको उधर भेज दो तो ये AC और प्लस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब मैं पूरी समीकरण में ABC का भाग लगा दूँ। मैं क्या करूँ, AB है इसमें भी ABC का भाग लगा दूँ, AC है इसमें भी ABC का भाग लगा दूं, और प्लस BC है इसमें भी ABC का भाग लगा दूं, क्योंकि पूरी समीकरण में अपन एक जैसा चेंज कर सकते हैं। यहाँ से AB से AB कट जाएगा, AC से AC कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1 बट्टे C बराबर, यहाँ बचेगा 1 बट्टे B प्लस यहाँ बचेगा 1 बट्टे A बच जाएगा, बच जाएंगे ऐसे। अब ये देखो वहाँ पे संबंध सेम ही आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ, ऐसा का ऐसा ही कुछ मान लूँ। यहाँ से क्या मान लूँ, देखो मैं यहाँ पे मान लूँ, माना बिंब दूरी जो होती है ना उसको U से लिखा जाता है ना, बिंब दूरी को किससे लिखा जाता है, U से। बिंब दूरी पहले मैंने A मान ही रखी है, ये लो A मान लो, और इसको किससे लिखा जाता है, U से। चिन्ह सहित लिखेंगे क्योंकि बिंब बाईं ओर है तो माइनस की आएगी, तो ये U भी माइनस की आएगी। मैं यहाँ से लिख दूँ प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से प्रतिबिंब दूरी देखो क्या ले रखी है मैंने, प्रतिबिंब ये है तो प्रतिबिंब दूरी B ले रखी है, तो माइनस की B, क्योंकि इधर आ रही है तो B माइनस की होगी, तो फिर V होती है प्रतिबिंब दूरी, तो V भी माइनस की। और यहाँ से मैं लिख दूँ क्या, फोकस दूरी, और फोकस दूरी तो अवतल दर्पण के लिए तो हमेशा माइनस की होती है, तो माइनस की क्या लिख दूँ, F। ये मान अगर यहाँ पे लगा दूँ तो देखो 1 बट्टे F की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस F, ये लो माइनस F बराबर 1 बट्टे B की जगह क्या आ जाएगा, देखो माइनस V, ये लो माइनस V, प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 बट्टे माइनस U आ गया। यहाँ से तीनों में माइनस है तो माइनस माइनस कॉमन आके कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बट्टे F बराबर में 1 बट्टे V प्लस 1 बट्टे U। और यही अपना क्या है, दर्पण सूत्र है, जो ऊपर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है अपना, कि अपन ने एक अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण के C और F के बीच में अपन ने एक वस्तु, C और F नहीं, C और अनंत के बीच में एक वस्तु रख दी, जिसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बना। इस किरण आरेख का अनुसरण करते हुए अपन ने क्या किया,
ये जो पूरा दर्पण सूत्र बना दिया। सिंपल सा अपन ने पहले बिंब के साथ में जो त्रिभुज था उसको और एक उसके सामने वाले को लिया, उनको समरूप सिद्ध किया और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर किया, कुछ ही नहीं किया। दूसरा जो प्रतिबिंब के साथ में त्रिभुज था उसको और उसके सामने वाले को लिया और उन दोनों को समरूप करके भुजाओं को समानुपाती किया और दोनों भुजाओं को आपस में बराबर कर दिया। दोनों त्रिभुजों से जो समीकरण आई और उससे अपना क्या आ गया, ये दर्पण सूत्र आ गया। तो आप इसको देखिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस पर आधारित अभी आगे बहुत सारे अपन न्यूमेरिकल करेंगे, उनमें ये बहुत काम आएगा। तो इस क्लास के अंदर तो अपन इतना ही पढ़ते हैं दर्पण सूत्र, आगे की क्लास में और आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शेप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप रेगुलर देख ही रहे हैं, क्लासेज चल रही है, बहुत अच्छे से शानदार क्लासेज चल रही है और आप देख भी शानदार रहे हो। उसी शानदार में आगे चलते हुए देखो, एक जानदार सा सवाल है आपके सामने। आपके थ्योरी वाला पार्ट कल के क्लास में कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में अपन आपको सामने एक उदाहरण दिख रहा होगा, मोस्ट उदाहरण है ये उदाहरण ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये आपके बुक में सोल्व तो कर रखे हैं। आप इनको सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए कि इनको किस हिसाब से हमें सोल्व करना है, किस हिसाब से आसानी से इसको सोल्व करना है। तो इनको समझिए आप। देखो मैं उदाहरण करता हूँ पहला, और भी उदाहरण इसके आगे और करते जाएंगे। इस उदाहरण ध्यान से समझिएगा, देखो कितनी चीजें इसमें से समझ आती है अपने को, उसको देखो। पहले एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेमी दूरी पर है, ठीक है। एक सेविंग दर्पण लगा हुआ है, उससे 20 सेंटीमीटर दूर खड़ा है कोई आदमी। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेमी है, फोकस दूरी भी दे दी सेविंग दर्पण की 80 सेमी, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और अवधनता ज्ञात कीजिए। मतलब एक तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है यानी v ज्ञात करनी है, और एक क्या ज्ञात करनी है अपने को, m ज्ञात करनी है। सिंपल सी दोनों चीजें अपन जानते हैं अच्छे से, किससे निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। पर पहले ये पता करो कि ये दर्पण कौन सा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो दर्पण होते हैं उनके अंदर u v f के चिन्ह चेक करने पड़ते हैं कि u का चिन्ह क्या होगा, v का चिन्ह क्या होगा, f का चिन्ह क्या होगा, ये चिन्ह चेक करने पड़ते हैं। तो इसी के अंदर भी आपको सबसे पहले ये पता करो कौन सा दर्पण है। उसने दिया है क्या कहीं पे कि ये दर्पण है, उत्तल है कि अवतल है, नहीं दे रखा। तो पहला काम तो ये आपको दर्पण पता करना है। दर्पण पता करना है तो देखो नाम यहाँ पे लिखा हुआ क्या, सेविंग दर्पण। आपको पता होगा सेविंग दर्पण मीन्स जो नाई और कटिंग करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर वाले वो काम में लेते हैं, वो जो दर्पण हैं वो सेविंग दर्पण होते हैं। और याद करो जब उपयोग पढ़े थे उसके अंदर उपयोग में पढ़ा था कि ये जो दर्पण होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं, सेविंग दर्पण वाले। क्यों? क्योंकि सेविंग दर्पण वाले चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के काम में आते हैं। ये कौन से दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। तो इनको ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो आपको दर्पण कौन सा दे रखा है, आपको दर्पण दे रखा है अवतल दर्पण। पहली बात तो फिक्स ही है, ठीक है। अवतल दर्पण हो गया तो मैं अब तो सिंपल सा अवतल दर्पण बना दूंगा। ये लो अवतल दर्पण, इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दो तो क्या बन जाएगा, ये अवतल दर्पण बन जाएगा। चित्र बनाना जरूरी नहीं है आपके पेपर में। ये मुख्य अक्ष है इसकी, ये इसका क्या है, ध्रुव है ओ। यहाँ एक वस्तु मान लो, यहाँ पे वस्तु है, बिंब कितनी सेमी दूरी पर है, 20 सेमी दूरी पर है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक कितने सेमी दूर है, 20 सेंटीमीटर पे अपने का क्या रखा हुआ है, एक कोई भी आदमी है या कोई भी बिंब है वो रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा, कहीं पर भी बनो। इसके प्रतिबिंब बनने के 2 ही चांस हैं, या तो प्रतिबिंब इसका इधर बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा। और सिर्फ एक कंडीशन है कि प्रतिबिंब इधर बनेगा, वही तो पता करना है, इधर बनेंगे वही पता करना है। सिर्फ ये पता है कि ये जो u दे रखी है ये कितनी है, 20 है। और यहाँ पे मुख्य फोकस भी होता है, यहाँ कहीं पर भी C भी होता है, होने में ये C पर भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो इस दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 2 चीज़ें दे रखी है, दोनों चीज़ें यहाँ पे मैं हल के अंदर लिख लेता हूँ। पहली बात तो क्या दे रखी है, पहली बात तो ये दे रखी है, बिंब दूरी दे रखी है अपने को। क्या दे रखी है, बिंब दूरी दे रखी है। और बिंब दूरी को लिखते किससे, अपन u से। और u कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, ये लिख दी।
अब इसका चिन्ह चेक करो क्या होगा। पहली बात तो ये फिक्स कर लो कि बिंब दूरी तो हमेशा बिंब को बाईं ओर रखा जाएगा, बिंब दूरी तो हमेशा किसकी आएगी, माइनस की ही आएगी। तो ये लो माइनस की 20 आ गई, ठीक है। दूसरी अपने को क्या दे रखी है, दूसरी दे रखी है फोकस दूरी। फोकस दूरी को अपन किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, छोटे एफ से। फोकस बिंदु को बड़े एफ से लिखा जाता है। फोकस दूरी देखो, ये अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या इस ओर होगी बाईं ओर, जो माइनस की ली जाएगी, और ये अगर उत्तल होता तो इसकी उस साइड होती दाईं ओर और उसकी किस में ली जाती, प्लस में। तो फिर ये भी किस में आएगी, यहाँ से माइनस के अंदर ही आएगी, माइनस की 80 सेमी। अपने को निकालना क्या है, एक तो निकालनी अपने को प्रतिबिंब दूरी, एक तो निकालनी है क्या, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को v से लिखते हैं, ये निकालनी है। और एक क्या निकालनी है अपने को, आवर्धनता निकालनी है। और आवर्धनता को किससे लिखा जाता है, m से लिखा जाता है, ये निकालनी, ये दो चीजें निकालनी है। तो सिंपल सा ये पता रखो, v निकालनी है, u निकालनी है, f निकालनी है, सिर्फ दर्पण सूत्र का अनुसरण करना है। और मैं यहाँ से लिख दूँ क्या, दर्पण सूत्र से, क्या लिख दूं, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र में होता क्या है, होता है 1/f बराबर में होता है 1/v प्लस 1/u, होता है ये 1/f की जगह कितना रख दूं, माइनस का 80, ये लो माइनस, चिन्ह सहित रखने, ये चिन्ह तो है, मैं इनका ध्यान रखना है, प्लस 1/u की जगह कितना रख दूं, माइनस का 20 रख दूं, ये लो माइनस का 20 रख दिए। मुझे तो v चाहिए तो 1/v यहीं पे पड़ी है, इसको उसके साथ में भेज दो तो ये उधर जाके प्लस की हो जाएगी ना 1/20, और वो माइनस का 1/80 पड़ा ही है। ये माइनस यहाँ कहीं भी लगा दो, भले माइनस चलेगा जहाँ लगाओगे वहीं पे। फिर इसके बाद में आगे देखो, ये 1/v पड़ी बराबर में, ये एलसीएम लेके सोल्व होता है, आप सिंपल सा जानते हो। तो मैं कर दूँ, देखो 80 यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, 20 का इसमें भाग जाता है 4 बार तो ये आ जाएगी 4, और माइनस 1 बार जाता है तो ये आ जाएगी 3, और कुल मिला के 4 में से 3 नहीं, 80 का 1 बार गया तो 1 ही आ जाएगा, 4 में से 1 गया, कितना आ गया, 3/80 आ गया, 3/80 आ गया। किसका मान, 1/v का मान। तो अपने को v का चाहिए, तो मैं इसका क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, व्युत्क्रम कर दूं। तो उल्टा कर दूं तो v/1 का मतलब v हो गया, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 80 में कितना, 3। और इसका अगर इसमें भाग लगा दूं तो 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 6 3 18, बचा कितना 2, 6 6 आता जाएगा, 6 7 लिख दूं। ये आई किसकी, पहले तो ये देखो प्लस की आ गई, प्लस की आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब अगर इधर बनता ना तो ये v किसकी आती, माइनस की आती, क्योंकि इधर की सारी दूरियां किस में ली जाती है, माइनस में। तो प्रतिबिंब हो ना हो किधर बना है, इस साइड बना है, और इस साइड बना है तो यहाँ पे ही बना है प्रतिबिंब, यहाँ पे बना है। तो अपन ने पढ़ी थी कि यहाँ कब बनता है, जब o और f के बीच में, इसका मतलब वस्तु यहाँ o और f के बीच में। ये देख लो यहाँ से दिख रही है, अपन यहाँ 20 लिख रहे हैं, यहाँ 80 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब 20 तो 80 से छोटी होती है ना, तो फिर यहाँ कहीं आएगी वस्तु, यहाँ से होगी ना 20 ये, तो फिर वहाँ पे ऐसे ही दिखा रहे हैं उस वस्तु को, ये 80 होगी, ये 20 होगी, तो वस्तु यहीं होगी, यहाँ होगी। तो अपने को सीधा सा दिमाग में आ जाना चाहिए और f के बीच में, अच्छा प्रतिबिंब तो इधर ही बनेगा, इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी, क्योंकि इसके प्रतिबिंब सारे वास्तव में तो इधर बनते हैं, इधर एक ही कंडीशन में बनता है जो आभासी बनते हैं। आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखना ये 20 है और ये 26 है। मैं उसी को अभी जो पीछे क्लास में बताया था उसी हिसाब से बताऊंगा, और इस हिसाब से जो प्रतिबिंब बनाए थे उस हिसाब से देखो तो वस्तु O और F के बीच में तभी इधर बनेगा। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये तो V ने बता दिया, V ने क्या बता दिया कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ये M भी बता देगी, पर ये V भी बता रहा है कि आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा, क्योंकि इस साइड बनेगा। अपने को अगर कंडीशन पता है तो ऐसा पता चल जाएगा, ये बनेगा ऐसा। अब देखो एक कंडीशन ये भी देखी थी, क्योंकि है ना M जो निकालते हैं वो H' से निकालते हैं या V/U से निकालते हैं। तो यहाँ से ये देख लो कि ये प्रतिबिंब जो है ये इसकी v जो है वो 26 है, 26.67 है, और ये 20 ही है। तो फिर बड़ा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ, प्रतिबिंब बड़ा हुआ। और वैसे भी अपन सिंपल सा इधर वाला जानते हैं, प्रतिबिंब बड़ा ही होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। आपको अगर वो प्रतिबिंब की स्थितियाँ पता है
तो आप सीधा सा यहाँ से लिख सकते हो कि इसको देख के लिख सकते हो आभासी सीधा और बड़ा वस्तु से बड़ा बनेगा। नहीं तो देखो पहली बात तो ये निकालनी थी अपने को, पहली बात तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी निकालनी थी जो आ गई 26.67। अब निकालते हैं क्या इसकी आवर्धनता m। आवर्धनता m अपन जानते हैं h' होता है, परंतु h' और h का तो नामो निशान ही नहीं है, तो फिर ये माइनस की v/u भी होती है, तो इससे निकाल लेंगे। तो निकालो, देखो यही निकालता हूँ। देखो माइनस तो ये सूत्र का पड़ा, v कितनी आ गई अपने पास में, v आ गई अपने पास में 26.67, ये तो प्लस की है। u किसकी है, माइनस की है 20, ये लो माइनस की 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास में, बचेगा 26.67 और बट्टे में कितना आ जाएगा 20। और ये इसका अगर 20 का भाग लगा दूँ तो 20 से कम 20, और फिर बच जाएगा कितना, 6 बच जाएगा 66, 20 दिए कितना आ जाएगा 60, फिर 20 दिए 60, ये भी किसकी आ गई, प्लस की आ गई, क्योंकि माइनस सिंबल रहा नहीं, यहाँ से यहाँ कट गया, इसका मतलब ये प्लस की 1.33 आ गई। और अपन ने ये देखा था, अगर मैं यहाँ पे वो लिख दूँ सारी कंडीशन, अगर इसको मिटा के वापस, तो अपन ने क्या चीज़ें देखी थी, अपन ने ये देखी थी कि m 6 टाइप से आ सकती है। m एक नेगेटिव आ सकती है और m पॉजिटिव। एक बार तो मैं दो ही बातें करूं कि m जो है वो क्या आ सकती है, एक तो नेगेटिव आ सकती है और एक क्या आ सकती है, m पॉजिटिव आ सकती है। नेगेटिव जब आ जाती है तो वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, बताया था वास्तविक बनता है, और वास्तविक के साथ में हमेशा क्या होता है, उल्टा ही होता है। और जब प्लस की आ जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, और हमेशा कैसा बनता है, आभासी के साथ में सीधा ही बनता है। तो पहली बात तो यहाँ से अपन देख के बता सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा, बड़ा कैसे बनेगा, यहाँ पे 3 कंडीशन मैंने लिखी थी, v बड़ी हो सकती है u से, v बराबर हो सकती है u के, या v छोटी हो सकती है u के। इस स्थिति में तो प्रतिबिंब क्या होगा, आवर्धित होगा। आवर्धित होगा मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यानी बड़ा बनेगा इस टाइम। तो इस टाइम क्या बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, और इस टाइम प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये सारी कंडीशन इसमें भी लागू होती है। तो यहाँ से आप पता कर लो कि ये u तो है 20 है, और v यहाँ से कितनी है, 26 है लगभग। तो फिर बड़ी कौन, u की v बड़ी है। v बड़ी होगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यानी आवर्धित बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, यहाँ से देख लो, 1.33 गुना बड़ा बनेगा। कितना बड़ा लिख सकते, 1.33 गुना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। गुना बड़ा या इतने गुना क्या होगा, ये आवर्धित होगा। तो ये आपको याद रखनी अच्छे से। ये याद कैसे रहेगी आपको, m और ये v और u के संबंध में, ये आप जब आवर्धनता अच्छे से पढ़ लोगे, ये आप जब प्रतिबिंब बनते समय जो किरण आरेख बनाए थे अवतल और उत्तल में, उनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये सिंपल सा सवाल था जिसके अंदर सारी चीज़ें बता दी आपको, कि पहले तो आपको क्या बता दी कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी, यानी प्रतिबिंब दूरी कैसे निकालते वो पढ़ ली। दूसरी आवर्धनता कैसे निकालते, आवर्धनता निकाल ली। तीसरा आपको अलग से ये पूछेगा कि उसका स्वरूप कैसा बनेगा, तो आपको बताना है उसका स्वरूप आभासी और सीधा बनेगा। आपको पूछेगा कि उसका है ना आकार कैसा होगा, तो उसका आकार बड़ा होगा, है ना, और कितना बड़ा होगा, तो 1.33 गुना बड़ा होगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये अपना जो उदाहरण पहला था वो इस हिसाब से सिंपल सा अपन ने उदाहरण किया। इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं थे कि कैलकुलेशन ज़्यादा थी या और कुछ ज़्यादा था, सिर्फ अपनी सोच क्या थी, अपन इस सवाल को किस हिसाब से सोचते, उसके आधार पे ये अपना सवाल हो गया। तो आप इस सवाल को उतार लीजिएगा, और आगे के जो 2 सवाल हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो मैं जो आगे के 2 सवाल रह जाते हैं, 2 उदाहरण और रह जाते हैं अपने, सबसे मोस्ट उदाहरण है वो भी, उनको मैं आगे की क्लास में बताता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।